नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। हमारे ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, भावचित्रात्मक या गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि थी। और अगर हम बात करें दोस्तों गुरुमुखी लिपि, तो इसमें दोस्तों एक पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, और देवनागरी लिपि में दोस्तों संस्कृत लिखी जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8। दोस्तों, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है। और ये 8 नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली दोस्तों ये केरल के हैं। मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल के हैं नृत्य दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद अगर बात करें तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु का है। उसके बाद दोस्तों मणिपुरी, ये मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और सत्रिया दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सत्रिया, ये सत्रिया असम का है। और उसके बाद दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों कथक उत्तर भारत का है। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का दोस्तों, और सत्रिया असम का, और कथक उत्तर भारत का है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमारे ऑप्शन है डोडा बेट्टा, गुरुशिखर, धूपगढ़ी, अनायमुडी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अनायमुडी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, तो हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। और अगर डोडा बेट्टा की बात करें तो दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। और ये दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, या नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। और ये अनायमुडी केरल में है। उसके बाद दोस्तों गुरुशिखर की बात करें तो गुरुशिखर दोस्तों ये हमारी अरावली पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पहाड़ी दोस्तों ये राजस्थान में है। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित दोस्तों ये गुरुशिखर सबसे ऊंची है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों धूपगढ़ी की, तो धूपगढ़ी दोस्तों ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर उसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है गोदावरी नदी, चंबल नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये कहाँ है जायकावाड़ी, तो महाराष्ट्र। जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर दोस्तों
गंगा सागर और राणा प्रताप सागर। गंगा सागर और राणा प्रताप सागर ये परियोजनाएं हैं। उसके बाद चिनाब नदी की बात करें तो दोस्तों चिनाब नदी पर दुलहस्ती, बागलिहार और सलाल। दोस्तों ये चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चिनाब नदी पर कौन सी हैं? तो दुलहस्ती, बागलिहार और सलाल। और सतलज नदी दोस्तों आप जानते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल परियोजना जो है दोस्तों वो सतलज नदी पर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों, तटीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे हैं औद्योगिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेवा क्षेत्र। तटीय क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये तटीय क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र भी आता है, इसके अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र भी आता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 भी हो जाएगा और 4 भी दोस्तों। चिकित्सा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ये दोस्तों दोनों तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो दोस्तों कृषि क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों उपाधियों का अंत जो हमारा है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। और अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो दोस्तों इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 19 की तो स्वतंत्रता, दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये हमारा अनुच्छेद 21 में वर्णित है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, हमारे ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, डेसिबल, पारसेक, न्यूटन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और प्रकाश वर्ष दोस्तों ये भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। और दूरी मापने की दोस्तों इकाई ये प्रकाश वर्ष भी है। और डेसिबल की बात करें तो ध्वनि मापने की इकाई दोस्तों डेसिबल है। और न्यूटन ये दोस्तों बल का मात्रक है। और ये दोस्तों बल का एसआई पद्धति में मात्रक है न्यूटन। और अगर बल के सीजीएस पद्धति की बात करें दोस्तों तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? हमारे ऑप्शन है 7.4, 6.4, 6.5 और 2.4। तो दोस्तों सिरका का पीएच मान होता है 2.4, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। और अगर 7.4 की बात करें तो दोस्तों 7.4 ये पीएच मान रक्त का होता है। रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। और 6.4 की बात करें तो ये दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और अगर दोस्तों ये लार दोस्तों इसका पीएच मान जो है वो 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। और हमारा क्वेश्चन है कि सिरका का पीएच मान, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4 सिरका का पीएच मान होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, हमारे ऑप्शन है ओस्मियम, लिथियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। दोस्तों तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। ऑप्शन नंबर 2 लिथियम।
ये लिथियम जो है दोस्तों वो सबसे हल्की धातु है। और अगर ओस्मियम की बात करें तो ओस्मियम दोस्तों ये सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे कठोर धातु की बात करें तो क्रोमियम, सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्तों ये है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, या धान का वानस्पतिक नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन है पाइसम सेटाइवम, टिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों अगर पाइसम सेटाइवम की बात करें, पाइसम सेटाइवम की बात करें तो ये दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम है, मटर। उसके बाद टिटिकम एस्टिवम दोस्तों, तो ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम है। और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस दोस्तों ये सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है दोस्तों, मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है, मनाया गया है दोस्तों। तो मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों ये त्रिशूरपुरम उत्सव जो है इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये त्रिशूरपुरम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया मई 2022 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों 24 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर दोस्तों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 4 दिसंबर की, तो नौसेना दिवस दोस्तों। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था दोस्तों। हमारे ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, तो गुरु अंगद। और अभी दोस्तों हमने पहला जो क्वेश्चन हमारा था उसमें हमने आपको बताया था कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और ये दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु थे, ये सिखों के दोस्तों दूसरे गुरु थे। और अगर गुरु नानक की बात करें तो दोस्तों सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की। और ये सिखों के पहले गुरु हुए दोस्तों। और उसके बाद गुरु अर्जुन देव दोस्तों, ये सिखों के 5वें गुरु थे। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिखों के 5वें गुरु थे। और दोस्तों इन्होंने, अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। और ये 5वें गुरु थे। उसके बाद दोस्तों गुरु रामदास ने दोस्तों, ये सिखों के चौथे गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु दोस्तों गुरु रामदास थे। और इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने। और दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, तो गुरु अंगद ने। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का उप विजेता दोस्तों, उप विजेता पूछा गया है, उप विजेता कौन सा देश बना। तो हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों विजेता इंग्लैंड रहा। और उप विजेता, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उप विजेता, तो पाकिस्तान, उप विजेता पाकिस्तान रहा था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारा कहता है कि एक्सरसाइज लामितिये 2022 किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया गया।
तो दोस्तों एक्सरसाइज जो लामितीय है ये किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत मालदीव, भारत सेशल्स, और दोस्तों ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन है भारत मालदीव, भारत सेशल्स, भारत इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सेशल्स। भारत सेशल्स के मध्य दोस्तों ये एक्सरसाइज लामितीय 2022 आयोजित किया गया। और अगर बात करें हम दोस्तों भारत और इंडोनेशिया की, तो इसके मध्य गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें हम भारत और मालदीव, तो इनके मध्य दोस्तों एक्वेरिन युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 324। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है दोस्तों। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 देता है दोस्तों। अध्यादेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 263 की, तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 263 में केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना कर सकता है दोस्तों। अंतर्राज्यीय जो विवाद होते हैं दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध में, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय विवाद को निपटाने के लिए या विवाद को समाधान करने के लिए एक परिषद की स्थापना कर सकता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 63 कहता है कि केंद्र राज्य के संबंध को या केंद्र राज्य संबंध के विवाद को निपटाने के लिए ये दोस्तों एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 263 कहता है। और अनुच्छेद 324 दोस्तों ये चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों। चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 से 328 तक दोस्तों। तो 324 में वर्णित है चुनाव आयोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? हमारे ऑप्शन है आर्किड, वुल्फिया, रेफ्लेसिया, ओर्नोल्डाई और कोकोडीमर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया आर्नोल्डाई। दोस्तों आर्नोल्डाई ये हमारा सबसे बड़ा पुष्प है। और अगर आर्किड की बात करें तो ये दोस्तों सबसे बड़ा बीज है। आर्किड जो है वो सबसे बड़ा बीज है, सबसे छोटा बीज है दोस्तों। ये आर्किड सबसे छोटा बीज है। आर्किड सबसे छोटा बीज है। और ये वुल्फिया जो है दोस्तों ये सबसे छोटा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया आर्नोल्डाई है। और कोकोडीमर ये दोस्तों सबसे बड़ा बीज है। सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया आर्नोल्डाई और सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि इसरो की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1969, 1975, 1958, 1953। तो दोस्तों ये इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और अगर बात करें दोस्तों तो 1975 की, तो 1975 में दोस्तों आर्यभट्ट जो उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था ये प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ की स्थापना हुई। और 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे इन्होंने चढ़े थे दोस्तों। ये फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को 1953 में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये दोस्तों जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है तीनों पिटकों की भाषा क्या है?
दोस्तों ये तीनों पिटकों की भाषा क्या है, ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये तीन पिटक होते क्या हैं या त्रिपिटक होते क्या हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान देते हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विशद ज्ञान जो देते हैं वो त्रिपिटक कहलाए दोस्तों। तो तीनों पिटकों की भाषा क्या है, हमारे ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो दोस्तों तीनों पिटकों की भाषा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाली। और ये तीन पिटक कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक दोस्तों। दूसरा हमारा हो जाएगा सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। और तीसरा दोस्तों अभिदंभ पिटक, अभिदंभ पिटक। ये दोस्तों तीन पिटक हैं और इन तीन पिटकों की भाषा पाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।